तो लास्ट क्लास में केमिस्ट्री में हम हेनरी लॉ पढ़ने के बाद में वोलेटाइल जो लिक्विड्स होते हैं, एक तो उसके बारे में पढ़ रहे थे। वोलेटाइल लिक्विड्स कौन होते हैं? जो किसी रूम टेम्परेचर में भी वेपर को क्रिएट करते हैं, ऐसे लिक्विड्स वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। तो अपन ले रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इनटू अनदर वोलेटाइल लिक्विड। तो इस तरह का केस ले रहे थे और इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। इसे आगे लेते हैं, एक मिनट, इसे आगे और समझते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड्स में कि वोलेटाइल दूसरा कोई वोलेटाइल लिक्विड है, उसमें सॉल्युबिलिटी को अपन पढ़ रहे थे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड के बारे में मैंने बताया। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वेपर क्रिएट करता है ना। तो ये सब चीजें अपन पढ़ रहे थे। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर होता है जहां पर सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है किसी भी वेपर का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मैंने बहुत सारे इसमें बहुत बेसिक बेसिक बातें बताई कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कंडेंस कर देना चाहता है हमारे वोलेटाइल लिक्विड को, लेकिन वोलेटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उसको उड़ाना चाहता है। और जब वेपर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो ये उड़ जाता है और उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर मैंने वेपर प्रेशर के बारे में कुछ बातें बताई। वेपर प्रेशर फिक्स रहता है, ये क्वांटिटी पे, शेप, साइज, कितना ही है लिक्विड, क्वांटिटी पे उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि एक छोटी सी अगर ग्लास ली जाए तो उसके ऊपर वाटर, अगर उसमें वाटर है, उस वाटर में वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड की सरफेस के ऊपर वो, और कोई बहुत बड़ा समुद्र ले लिया जाए, उस समुद्र के ऊपर जो पानी की जो वेपर है उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर लगेगा, ये दोनों केसेस में सेम होगा। वेपर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये टेम्परेचर का फिनोमिना है। और इसका कारण मैंने बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी जो है वो पी के इक्वल है, यानी कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड और गैस का जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो वेपर प्रेशर होता है। तो इस वजह से वेपर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फिर हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ना शुरू किया था। तो राउल्ट्स लॉ में हमने कोई दो जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं उनका मिक्सचर लिया। एक तो है ए और एक है बी। और इसमें ए और बी में अपन आगे लेते हैं इसको ही। मैं राउल्ट्स लॉ यहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ। राउल्ट्स लॉ हम पढ़ रहे थे। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम के लिए क्या करना होगा? एक मैंने लिक्विड लिया, एक ये है लिक्विड। इस लिक्विड के अंदर दो तरह के आपके जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं वो मिक्स्ड है। एक तो वोलेटाइल लिक्विड है ए और दूसरा है मान लो बी। इसके अंदर क्या है? ए और बी मिक्स्ड है। ए और बी दो तरह के वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, यानी कि वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील द्रव। ये दो इसमें मौजूद हैं, ए और बी। इसमें जो ए है उसके जो मोल फ्रैक्शन है वो तो है एक्स ए, और बी के जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर वो है एक्स बी। ए जो है, ए के मोल फ्रैक्शन तो है मान लो एक्स ए। ए के किसमें है? लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, और बी के लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो है एक्स बी। यहाँ पे एक्स और एक्स बी का ध्यान रखना। यह है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। ठीक है, ए के लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है, और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड। बी के लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन है। तो ये हो गया एक्स ए और एक्स बी। अब और यहाँ पे क्या है देखो, ये कोई गैस के इनके जो वेपर है, जैसे ए की वेपर यहाँ पे बन के आई, तो ये ए के वेपर के पार्टिकल्स हैं। और यहाँ पे बी भी क्योंकि वोलेटाइल है तो बी के भी वेपर के पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे, है ना। यहाँ पे ऊपर जब वेपर फॉर्म होगी तो यहाँ पे ये बी भी आएगी और यहाँ पे ए भी आएगा। तो यहाँ पे दो
तरह की वेपर हमें मिलेगी, एक तो ए की वेपर और एक मिलेगी बी की वेपर। ठीक है, अब इस वजह से मान लो दो तरह के प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, एक तो ए की जो वेपर है वो प्रेशर क्रिएट कर रही है, पार्शियल प्रेशर क्रिएट कर रही है, और एक जो है वो बी की कोई बी जो है वो पार्शियल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इसे तो मैं नाम दे देता हूँ पीबी और इसे नाम दे देता हूँ पीए, इसे नाम दे दिया पीए। तो यहाँ पे पीए और पीबी क्या है, पीए और पीबी है, कल अपन यहाँ तक लिया था हमने, पीए और पीबी क्या हो जाएंगे, वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बाय ए एंड बी। तो ए तथा बी द्वारा, ए तथा बी का आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कब लेते हैं, जब मिक्सचर ऑफ गैसेस होता था, तो वहां पे डाल्टन काम लेते थे नियम, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, और उसमें हमने पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि मिक्सचर ऑफ वेपर है तो वेपर क्या लगाएगी, यहाँ पे वेपर प्रेशर लगाएगी, तो पीए जो है वो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर और पीबी बी का पार्शियल वेपर प्रेशर। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है, जैसे हेनरी लॉ था, हेनरी लॉ में क्या था कि जो सॉल्युबिलिटी थी, जो मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन जो था, मोल फ्रैक्शन को क्या लेते थे, एज ए सॉल्युबिलिटी लेते थे। तो रॉल्स लॉ भी कुछ कुछ वैसे ही कहता है कि एक्स ए जो होगा वो पीए के प्रोपोर्शनल होगा, और जो एक्स बी होगा, एक्स बी ये प्रोपोर्शनल होगा पीबी के। ठीक है, एक्स ए इज प्रोपोर्शनल टू पीए और एक्स बी इज प्रोपोर्शनल टू पीबी। यानी कि इस बार थोड़ा सा यहाँ पे हेनरी लॉ में जो बात थी उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ए और बी के मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर, है ना, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन बी इन लिक्विड आर प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी ओवर द लिक्विड सरफेस। ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट देखो लिखेंगे हम रॉल्स लॉ का, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी किसके अंदर, इन लिक्विड, इन लिक्विड, है ना, ये जो द्रव है, द्रव अवस्था ना, लिक्विड स्टेट, उसमें मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट आर proportional, are proportional to partial vapor pressure, partial vapor pressures of A and B respectively, A and B respectively। ठीक है, जो ए और बी के लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में जो मोल फ्रैक्शंस होंगे, मोल प्रभाज होंगे, वो उनके ए और बी के आंशिक वाष्प दाब के प्रोपोर्शनल होंगे। वो आर्शियल वेपर रेस्पेक्टिवली ओवर द लिक्विड सरफेस, इसमें ये भी एक लाइन लिख लेना, ओवर द लिक्विड सरफेस, ओवर द लिक्विड सरफेस। ठीक है, जो लिक्विड सरफेस के ऊपर ए और बी के द्वारा पार्शियल वेपर प्रेशर जो लगाया जा रहा है उसके प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये स्टेटमेंट रॉल्स लॉ का यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदी में, ए तथा बी के द्रव में मोल प्रभाज, मोल प्रभाज उनके, उनके आंशिक वाष्प दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हिंदी में ध्यान में रखना। तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू पी ए और एक्स बी इज प्रोपोर्शनल टू पी बी। अब फिजिक्स में, साइंस में एक रूल होता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। अब मैं वो कांस्टेंट वाली प्रक्रिया को अपनाऊं, उससे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं ना, और पी बी इज प्रोपोर्शनल टू पी बी, पी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ऐसा भी लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ से पी ए इज इक्वल टू आ जाएगा, एक कांस्टेंट लेंगे, इसको बोलेंगे पी नॉट ए एक्स से। जैसे हेनरी लॉ में तो क्या होता था, वहां पे हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच आया था, लेकिन यहाँ पे के एच ना आके हम एक कांस्टेंट लेंगे पी नॉट ए पी ए के लिए, और ऐसे ही पीबी के लिए लेंगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये हमारा फाइनल एक इक्वेशन बन जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पे ये जो पी नॉट ए है और पी नॉट बी है, ये क्या है इसको समझते हैं। ये है पी नॉट ए एक्स ए, एक तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स के लिए, है ना, ये हमारी बन गई इक्वेशन ए के लिए, और बी के लिए इक्वेशन बन गई पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये इक्वेशन बन गई हमारी बी के लिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है। ठीक है, पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है। अगर मैं मान लू यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 ले लेता हूं, एक्स ए की वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लेते हैं, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से पी नॉट ए हो जाएगा ना। या फिर अगर मैं एक्स बी की वैल्यू 1 ले लू, एक्स बी 1 ले लेता हूं, यहाँ पे देखो एक्स बी की 1 ले लेता हूं, तो उस केस में जो पी बी है वो भी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन 1 लेता हूं तो पी ए किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर हो गया। और बी के अगर मोल फ्रैक्शन में 1 ले लेता हूं तो पी बी बराबर क्या हो गया, पी नॉट बी के बराबर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पी ए बराबर पी नॉट ए का मतलब क्या हो गया, एक्स ए बराबर 1 का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें केवल और केवल ए ही मौजूद है। एक्स ए का मतलब क्या हो गया, केवल ए ही मौजूद है। एक्स बी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल बी ही मौजूद है। तो मैं एक्स ए बराबर 1 को क्या बोल सकता हूँ, सॉल्यूशन विच ओनली हैव ए, यानी कि ए का प्योरेस्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक्स ए बराबर क्या, 1 बराबर का मतलब क्या हो गया, ए का प्योरेस्ट सॉल्यूशन। एक्स पी बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, बी का प्योरेस्ट सॉल्यूशन, एकदम शुद्ध विलयन जो है बी का, वो जिसमें केवल बी ही है। या फिर एक्स ए बराबर 1 क्या हो गया, जहां पे ए का प्योरेस्ट सॉल्यूशन है, जहां पे केवल ए ही मौजूद है, इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। इस चीज को ऐसे समझना, जैसे अभी हम ले रहे थे ए और बी के अलग अलग सॉल्यूशन ले रहे थे, तो आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कोई ऐसा सॉल्यूशन ले लें जिसमें केवल और केवल ए के पार्टिकल ही मौजूद हो, है ना। जैसे ये कोई है जिसमें केवल और केवल ए के पार्टिकल ही मौजूद हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसकी जो वेपर यहाँ पे मौजूद होगी, इसकी वेपर जो यहाँ पे मौजूद होगी, तो इस केस में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ए ही मौजूद है तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। देखो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 के केस में क्या हो गया, उसमें केवल एक्स ए ही मौजूद है। तो इस केस में जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी नॉट क्या है, यहाँ पे ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। ये है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, है ना। तो ए का इसकी शुद्धतम रूप में, है ना, शुद्धतम रूप में वाष्प दाब, ए का शुद्धतम रूप, शुद्धतम रूप में वाष्प दाब, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन है ए का जिसमें केवल ए ही मौजूद है, इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। इसी तरह से पी नॉट बी की बात करें तो कोई एक दूसरा सॉल्यूशन मान लो जिसमें केवल और केवल, केवल और केवल कौन है, बी है, बी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, ये मान लो केवल बी ही मौजूद है, और इस केस में एक्स बी बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे पार्टिकल बी के हैं। यहाँ पे जो वेपर आएगी वो भी किसकी होगी, बी की वेपर होगी, और इस केस में जो प्रेशर होगा, पार्श जो बी का ही केवल प्रेशर होगा, और इसको अपन क्या बोल देंगे, पी नॉट बी बोल देंगे। तो एक तरह से यहाँ पर जो पी नॉट बी है वो क्या है, ये हो गया वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर
ऑफ बी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो बी का इसके शुद्धतम रूप में, है ना, वाष्प दाब हो जाएगा। तो बी का शुद्धतम रूप में वाष्प दाब, शुद्धतम रूप में वाष्प दाब। तो ये हो जाएगा यहाँ पे पी ए जो हो जाएगा वो पी नॉट ए हो जाएगा, और पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। तो ए और बी के जो प्योरेस्ट फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वही क्या है, पी नॉट ए और पी नॉट बी है। प्योरेस्ट फॉर्म का क्या मतलब हुआ, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें या तो खाली ए ही मौजूद है या फिर या तो खाली बी ही मौजूद है, ऐसे सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। सर एक बार रिपीट करते हो ये वाला। अब आते हैं अपन वापस ए और बी के मिक्सचर की बात करें। तो ए और बी के मिक्सचर में एक्स ए के मोल फ्रैक्शन, एक्स बी बी के मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन के लिए एक चीज बताई थी वैसे। वापस अपन इस पे आ जाते हैं मिक्सचर के लिए, फॉर मिक्सचर इस पे आते हैं अपन, देखो मिक्सचर पे आ जाते हैं। यहां तक अपन ने पी नॉट ए पी नॉट बी को समझ लिया। अब वापस मिक्सचर आ जाते हैं, फॉर ए कोमा बी मिक्सचर, ठीक है। ए और बी के मिश्रण के लिए बात करें, उसका जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन जो है उसके लिए बात करें, तो जो एक्स ए है, एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन। और जो एक्स बी होता है वो क्या होता है, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी होता है। यानी कि बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और नीचे क्या आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। अब एक इक्वेशन हमें ये पता है कि एक्स ए और एक्स बी को ऐड किया जाए, एक्स ए प्लस एक्स बी को जब ऐड करेंगे तो नीचे एन ए प्लस एन बी आ जाता है, ऊपर भी एन ए प्लस एन बी आ जाता है, और दोनों का समेशन क्या हो जाता है, दोनों मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 के इक्वल हो जाता है। और मैंने ये रिलेशन आपको बताया भी था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद है उन सभी का मोल फ्रैक्शन का जो समेशन है वो 1 के इक्वल होता है। चाहे ए बी सी डी ई कितने ही तरह के एलिमेंट मौजूद हो, सभी का जो मोल फ्रैक्शन का समेशन है वो हमेशा 1 के इक्वल ही आता है। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं केवल ए और बी का मिक्सचर है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में। अब मैं यहाँ पे देखो, ये पी ए है, ए का पार्शियल प्रेशर, पी बी है, बी का पार्शियल प्रेशर। अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर निकालूं, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ, टोटल वेपर प्रेशर की अगर बात करें, टोटल वेपर प्रेशर, अगर कुल वाष्प दाब की बात करें, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीटी, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब। तो यहाँ पे पीटी की देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, पीटी कैसे आएगा, जब ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर हम ऐड कर देंगे, हम जब जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गई पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और एक इक्वेशन हो गई एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, और पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब देखो पी ए हमारे पास क्या है, ये तो होता है पी नॉट ए एक्स ए, पी बी हमारे पास है वो क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी। तो इन दोनों को मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। तो इक्वेशन जो 1 है उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 में रखता हूँ, यानी कि एक नंबर इक्वेशन की वैल्यू 3 में अगर रखी जाती है, तो इससे देखो पीटी का एक्सप्रेशन बनेगा, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है। पी ए की जगह लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो लिख दिया देखो। तो ये एक्सप्रेशन आ गया टोटल वेपर प्रेशर के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ए और बी का मिक्सचर दे रखा है, ए के मोल फ्रैक्शन दे दिए, बी के मोल फ्रैक्शन दे दिए, ए का
प्योरेस्ट स्टेट में वेपर प्रेशर दे दिया, बी के प्योरेस्ट स्टेट में वेपर प्रेशर दे दिया, और आपसे पूछ लिया जाए टोटल वेपर प्रेशर कितना होएगा, तो आपको क्या करना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी करना है। बस इतना सा करोगे और आपका जवाब आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक और इक्वेशन होगी बड़ी ही इंपॉर्टेंट पीटी निकालने के लिए। आई बात समझ में? क्लियर है ये सब चीज? ठीक है, ओके। अब देखो एक्स ए और एक्स बी में थोड़ा सा अपन चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 होती है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए। मैं एक्स ए की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, प्लस पी नॉट बी इंटू क्या कर सकते हैं, एक्स बी। एक्स बी रखा। मैं वेरिएबल्स थोड़ा कम करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने क्या किया, एक्स ए की जगह रख दिया 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी वहां पर है तो वहीं का वहीं रख दिया। तो पीटी इज इक्वल टू पीटी सर, पीटी उषा बिल्कुल जो दौड़ती है, धावक है, बहुत तेज भागती है। तो पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स बी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस में हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी, प्लस में पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए, और एक्स बी को कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस में पी नॉट बी माइनस में पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो ये एक और इक्वेशन बन जाएगी इस तरह की, ये एक और स्पेशल इक्वेशन बन गई, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। और ऐसी ही इक्वेशन आप एक्स ए के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। पीटी की इक्वेशन, जो पीटी की इक्वेशन है, आप एक्स ए के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक्स बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो ऑल्सो ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है कि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए को अभी रहने देंगे, हम एक्स बी को रिप्लेस कर देते हैं, किस से, 1 माइनस एक्स ए से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी, ये आ जाएगा। या फिर पी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी ये एक्स बी नहीं होके ये एक्स ए होगा, यहाँ पे आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, गलती हो गई, आप लोग ध्यान में रखो। तो यहाँ पे एक्स ए हो गया। अब एक्स ए को मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, प्लस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पी नॉट बी आ जाएगा। तो पीटी के देखो इतने सारे फॉर्मूले आ गए, बस सारे फॉर्मूले एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, कुछ नहीं है। एक तो हो गया पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, फिर पी टी इज इक्वल टू आ गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट ए बी एक्स बी, फिर पी टी इज इक्वल टू आ गया पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, या फिर पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो इतने फॉर्मूले पीटी के हो सकते हैं, सारे एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। आप तो बस ये दोनों इक्वेशन ध्यान में रखना, और बहुत ही लॉजिकल है, एक्स ए प्लस एक्स पी 1 होता है और पी टी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी होता है। तो यहां तक हमने सीखा ये पी टी इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब देखो आगे लेते हैं, अब अपन आगे लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। देखो नेक्स्ट लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। तो ये अगर आगे बढ़ते हैं अपन कि वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में ए तथा
बी के मोल प्रभाज, बी के मोल प्रभाज, इसे पढ़ते हैं। देखो कि ए के और बी के, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो ना, ये जो मिक्सचर है ए और बी का, उसके ऊपर भी कैसी मिक्सचर मिल रही है, हमें मिक्सचर ऑफ वेपर मिल रहा है, जहां पे ए की भी वेपर मौजूद है और बी की भी वेपर मौजूद है। यहाँ पे ऊपर ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन तो ले लिया मान लो वाई ए, और बी का मोल फ्रैक्शन ले लिया हमने कोई वाई बी। तो वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, एंड वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे लेट्स एज्यूम वाई ए और वाई बी। तो वाई ए तो ले लेते हैं अपन, वाई ए इज इक्वल टू ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो एक्स ए तो क्या था, एक्स ए था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज में था, और एक्स बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। और वाई ए और वाई बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, तो वेपर फेज के अंदर ए के मोल फ्रैक्शन इसको दिया वाई ए से, और वाई बी को दिया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ठीक है, तो ए के वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, मोल प्रभाज ये तो है ए के मोल फ्रैक्शंस, और वाई बी क्या है, बी के वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज। तो ये है ए और बी। तो वाई और वाई बी के बारे में ध्यान रखें, वाई ये है ए के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, और वाई बी है बी के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। अब देखो वाई और वाई बी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो यहाँ पे अपन डाल्टन्स लॉ यूज करते हैं। डाल्टन्स का लॉ क्या होता था कि अगर मान लो कोई गैस ए है, अगर मान लो टोटल प्रेशर किसी कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस वहां पे पीटी है, और अगर आपको उसमें से केवल ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है ना, जैसे हेनरी लॉ में अपन ने किया था कि नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन दे रखा था और एयर का टोटल प्रेशर दे रखा था, तो हमें केवल नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना होता, तो हम क्या करते, हम टोटल प्रेशर में क्या करते, जो हमारी गैस होती उसके मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे पीए, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है हमें, तो पीटी में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर पीबी निकालना है तो पीबी निकालने के लिए वाई बी का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, पीटी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पी ए बराबर क्या हो गया, वाई ए इंटू पी टी, और पी बी बराबर क्या हो गया, वाई बी इंटू पी टी हो गया। यहां से हमारे पास वाई ए की वैल्यू आ जाएगी पी ए अपॉन पी टी, यानी कि ए का पार्शियल प्रेशर में अगर मैं टोटल प्रेशर का डिवाइड कर देता हूं, तो इससे मेरे पास ए के वेफर फेज में मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। अब देखो पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू तो होती है पी नॉट ए एक्स ए, और पी टी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाती है। तो ये वाई ए का एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ से, और इसी तरह से वाई बी का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, वाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी बी अपॉन में पी टी, या फिर पी बी को लिख सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हमारे फॉर्मूले आ जाएंगे वेपर फेज के अंदर ए और बी के मोल फ्रैक्शन के लिए। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखना। बस इसका बेसिक फंडा आप ध्यान में रखना
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में इनके क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं। तो पीए का आ गया फॉर्मूला और पीबी का आ गया। तो ये सॉरी वाई ए और वाई बी के आ गए हैं एक्चुअल में ये फॉर्मूले। ये किसके फॉर्मूले हैं? वाई ए और वाई बी के, ठीक है। और कैसे आए इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से वाई ए और वाई बी के फॉर्मूले आ गए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें याद भी रखने हैं और साथ साथ में कैसे आए ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये हमें काफी ज्यादा काम में आते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया राउल्स लॉ यहाँ पे पूरा। अब राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स लेते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, उस एक न्यूमेरिकल से आपको आइडिया लग जाएगा कि इतना मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं राउल्स लॉ के। तो लेट्स टेक वन न्यूमेरिकल। मान लीजिए कोई दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, एक तो है बेंजीन और एक है टोल्यूइन। मान लीजिए हम बेंजीन और टोल्यूइन दो कोई सॉल्यूशन लेते हैं। मान लो कि क्वेश्चन है, हमने क्या लिया, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। बेंजीन और टोल्यूइन के का एक मिक्सचर लिया, दोनों ही क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। एक तो है बेंजीन और एक है टोल्यूइन। टोल्यूइन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन का एक मिक्सचर लिया, ठीक है। बेंजीन देखो क्या होता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर तो ऐसी होती है, ये बेंजीन होता है हमारा ऐसे। और टोल्यूइन जो होता है, टोल्यूइन के केस में बेंजीन जो होता है उसके ऊपर एक CH3 लगा होता है, ये होता है टोल्यूइन। तो हमने लिया बेंजीन और टोल्यूइन का एक मिक्सचर। बेंजीन का जो प्योरेस्ट स्टेट में वेपर प्रेशर है पी नॉट बेंजीन, ये दे रखा है कोई 400 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। अच्छा, वेपर प्रेशर की यूनिट क्या होती है? जो यूनिट प्रेशर की होती है वही यूनिट वेपर प्रेशर की होती है। तो प्रेशर की यूनिट बहुत सारी होती है, mm ऑफ Hg होता है, पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ATM होता है, बार होता है। तो बहुत सारी यूनिट होती है हमारे प्रेशर की, वैसे ही वो सारी की सारी यूनिट किसके लिए काम आ जाएगी? वेपर प्रेशर के लिए भी काम आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पी नॉट बेंजीन दे रखा है, पी नॉट टोल्यूइन भी दे रखा है, पी नॉट टोल्यूइन ये दे रखा है 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। यानी कि बेंजीन और टोल्यूइन के इनके प्योरेस्ट स्टेट में, है ना, जो शुद्धतम अवस्था है कि जिसमें केवल बेंजीन ही मौजूद होता, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर आ रहा है बेंजीन का वो 400 mm ऑफ Hg आ रहा है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल और केवल टोल्यूइन ही मौजूद होता, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आ रहा है 600 mm ऑफ Hg। अब सवाल क्या है? सवाल है कि एक्स बेंजीन जो दे रखा है वो दे रखा है 1/4। ये तो है एक्स बेंजीन, ठीक है। अब एक्स बेंजीन इतना दे रखा है, तो एक्स टोल्यूइन जो है यानी कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन तो दे रखा है 1/4, और टोल्यूइन का जो मोल फ्रैक्शन दे रखा है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 ही तो हो जाएगा, तो ये दे रखा है 3/4। ये टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट। कैलकुलेट, हमें देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है, एक तो बेंजीन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। पार्शियल वेपर प्रेशर बेंजीन का क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर टोल्यूइन का क्या होगा, हमारा टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा मिक्सचर के ऊपर, हमारा जो बेंजीन का वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, हमारे टोल्यूइन के वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होंगे। ये 5 सवाल यहाँ पे करने हैं, ठीक है। हमने बेंजीन और टोल्यूइन का कोई मिक्सचर लिया है इस तरह से। मैं थोड़ा सवाल को और इलोबरेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो ये कोई एक कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने दो तरह के मिक्सचर ले लिए हैं, एक तो है बेंजीन और एक है टोल्यूइन। ऐसे बेंजीन और टोल्यूइन के दो तरह के मिक्सचर ले लिए, इसमें क्या है, बेंजीन भी है प्लस टोल्यूइन भी है। तो ये दोनों तरह के पार्टिकल्स यहाँ पे देंगे। यहाँ पे हमें बेंजीन की वेपर भी मिलेगी, हमें यहाँ पे टोल्यूइन के पार्टिकल्स की भी वेपर मिलेगी। तो ये बेंजीन प्लस टोल्यूइन का कोई मिक्सचर है जिसमें हमें ये सारी चीजें निकालनी है। तो क्या क्या होगा,
फटाफट मैं एक बार ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ। बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल तरह का क्वेश्चन होता है। हमें पी नॉट बेंजीन दे रखा है, पी नॉट टोल्यूइन दे रखा है, एक्स बेंजीन एक्स टोल्यूइन दे रखा है। सबसे पहले पूछा पी बेंजीन, तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन हो जाएगा। बस सिंपल सा ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो पी बेंजीन की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट बेंजीन, पी नॉट बेंजीन है हमारा, यस पी बेंजीन आ गया 100 जी बिल्कुल। पी नॉट बेंजीन कितना हो गया हमारा 400 इंटू एक्स बेंजीन कितना है 1/4। तो पी बेंजीन की वैल्यू आ जाएगी 100 mm of Hg। सबसे पहले ये तो आ गया पी बेंजीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पी टोलुइन निकालना है, यानी कि टोलुइन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो पी टोलुइन निकालना है तो ये हो जाएगा पी नॉट टोलुइन इंटू एक्स टोलुइन, यानी कि टोलुइन का मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देना है। तो पी टोलुइन की वैल्यू आ जाएगी, पी नॉट टोलुइन तो कितना है, ये हो गया 600 mm of Hg और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी टोलुइन का वैल्यू आ जाएगा लगभग देखो 150 इंटू 3 यानी कि 450 mm of Hg। ठीक है, ये टोलुइन का वेपर प्रेशर आ जाएगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटी निकालना है। पीटी निकालना है तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीटी बराबर हो जाएगा पी बेंजीन प्लस पी टोलुइन। तो पीटी की वैल्यू निकालनी है, पी बेंजीन तो आया हमारा अभी 100 और ये आया 450, तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी 550 mm of Hg। ये हमारा आ गया यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू। आई बात समझ में। अब देखो इसी तरह से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, इसी तरह से हम निकालेंगे वैल्यू वाई और वाई बी की। वाई बेंजीन की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, पी बेंजीन में पीटी का डिवाइड कर देना होता है। तो पी बेंजीन कितना है हमारा, ये तो आया 100 और पीटी कितना आया 550 आया। तो ये हो जाएगा 10/15। ये आंसर हो जाएगा हमारा वेपर फेज में बेंजीन के मोल फ्रैक्शन। और इसी तरह से टोलुइन के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे पी टोलुइन अपॉन पी टी। पी टोलुइन हो जाएगा हमारा 450 अपॉन में 550, तो 0 0 कैंसिल यानी कि 45/55। तो ये टोलुइन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वेपर फेज के लिए। और अभी आज की क्लास का टाइम हो चुका है तो आज अपन इतना ही रखेंगे और यहाँ से आगे अपन कल लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।